Hello and welcome to physical education class. Today we will learn about importance of fitness, wellness and healthy lifestyle. So today's contents are importance of physical fitness, wellness and lifestyle, and second components of physical fitness. Importance of physical fitness, wellness and lifestyle. Number 1 subtopics are total efficiency is improved. Second, better quality of work. Third, optimum growth and development. Fourth, better utilization of time. Fifth, healthy environment. If you see the explanation, number one, total efficiency is improved. In this, efficiency एफिशिएंसी मतलब हमारी कार्य क्षमता, हमारी वर्केबिलिटी. A physically fit person can perform more work with less fatigue and tiredness. अगर हम देखेंगे तो फिजिकली फिट पर्सन जो होता है वो अपना परफॉर्म और जो भी वर्क होता है बिना थकान के और बिना टायर्डनेस के वो उस वर्क को कंप्लीट करता है. इसी वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है. अगर हम देखेंगे तो छोटा बच्चा अगर चलना सीखता है तो स्टेप बाय स्टेप वो चलना सीखता है. पहले वो करवट बदलता है, उसके बाद रेंगते हुए चलता है, क्रॉल करता है, उसके बाद सहारे से वो खड़े होने की कोशिश करता है. फिर धीरे 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 बाय द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स वो क्या होता है चलने के लिए मशक्क़त करता है. उसके बाद फिर वो एफिशिएंसी गेन करता है, इम्प्रूव करता है. तो वैसे ही एक फिजिकली फिट पर्सन जो है वो अपनी एबिलिटी के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी वो वर्क को परफॉर्म करता है विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क. A physically fit person can do his work with better response. He is more accurate. Therefore, there is less wastage of time. There is better quality of time which improves neuromuscular coordination. जाहिर सी बात है अगर कोई भी परफेक्शनिस्ट जिसको बोलते हैं वो कोई भी काम करता है तो उसका जो वर्क होता है वो क्वालिटी वाला होता है. मतलब उसमें क्वालिटी डल जाती है, एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है कि वो कैसे उस वर्क को बेटर करता है. थर्ड पॉइंट, ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम प्रोवाइड गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट which helps in the optimum growth and development. जो भी एक्टिविटीज़ एक फिजिकली फिट पर्सन और इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्म करता है वो एक डेवलपमेंट के लिए ही करता है. और जहाँ तक हमारी एबिलिटी के अनुसार वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने शरीर में ढालता है और उसी की बेसिस पे वो आगे इम्प्रूव करता है. जैसे बोलेंगे कि हम 15 साल के बच्चे को वेट लिफ्टिंग करो या वेट एक्सरसाइज कराओ तो उसे उसका जो ग्रोथ है वो बराबर वे में नहीं होगा और उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा क्योंकि उस लायक वो बच्चा जो है वो नहीं बना है और उसके जो इम्प्रूवमेंट है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होते हैं.
तो उसको अगर वेट ट्रेनिंग दे दिया जाए तो उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। सो वैसे ही है कि एक पर्टिकुलर फिजिकल फिटनेस लेवल जो होता है वो एक लेवल का होता है, और उस लेवल पे अगर हम जाएंगे तो वही हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो ऑप्टिमम लेवल पे होगा। फोर्थ पॉइंट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। हम देखते हैं आसपास के वातावरण को कि जहाँ पर भी देखेंगे गॉसिपिंग गॉसिपिंग, मोबाइल वर्किंग, मल्टीमीडिया, ये सब चीज़ें जो है वो एक ह्यूमन इन्वायरमेंट को बेकार कर रहा है, ख़राब कर रहा है, जिससे कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है और जो फिटनेस लेवल है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होते जाता है। सो फिज़िकल फिटनेस प्रोग्राम जो है वो अच्छा एटमॉस्फेयर लाने में मदद करता है, जिससे हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो बराबर में वे में हो। और एज अ गाइडेंस हम यही चाहते हैं कि बराबर यूटिलाइजेशन इस फिज़िकल फिटनेस के थ्रू ही अगर बच्चा या फिर इंडिविजुअल करता है तो उसके लिए एक हेल्दी वे बन जाता है और वो आगे बढ़कर ही उसको एडवांटेज और इम्प्रूवमेंट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, हेल्दी एनवायरनमेंट। टू रिमेन फिट वन रिक्वायर्स हेल्दी एंड clean and safe environment. Thus, a healthy and clean environment is built through physical fitness and wellness program. फिजिकल फिटनेस और वेलनेस प्रोग्राम के थ्रू ही हेल्दी इन्वायरमेंट जिसको बोल सकते हैं वो बनता है, और एक मोटिवेशन और एक encouragement मिलता है नॉर्मल पर्सन को कि वो अपने आप को कैसे फिजिकली फिट रखता है। तो यही है एक इम्पोर्टेंस है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल का, जो कि हम अपने डेली रूटीन में डालें ताकि हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बराबर वे में हो। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। These are 5 physical fitness components which are directly or indirectly interrelated with each other. They are: number 1, strength or power; number 2, endurance, either muscular endurance or cardiovascular endurance; third, speed; fourth, flexibility; and last, number 5, coordinative ability or agility. So, number 1, strength or power. The ability of a muscle or muscle group to apply a force to overcome a resistance. Strength can be defined as the amount of force a muscle can exert. It is an essential component for games and sports. स्ट्रेंथ और ताकत जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है एक पर्टिकुलर एथलीट के लिए, कि वो कैसे अपने मसल्स ऑर्गन्स को वो कैसे इम्प्रूव करता है, डेवलप करता है बाय द हेल्प ऑफ वेरियस अदर ऑर्गन्स। अगर पिक्चर में देखेंगे तो सामने दिख रहा है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो कैसे वेट लिफ्टिंग कर रहा है, अपने जितनी भी ताकत है उस वेट लिफ्टिंग को मेंटेन करने के लिए लगाया, और कैसे उसने वेट को लिफ्ट किया और अपने आप को बैलेंस वे में उसने अपनी स्ट्रेंथ एबिलिटी दिखाई। सो दीज आर द पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड दिस कैन बी इम्प्रूव थ्रू सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग के ही थ्रू ही स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होता है। अगर किसी पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को अगर हम बोलेंगे कि वो वेट उठाए या फिर
ऐसी एक्टिविटी करे जो पहले नहीं किया है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इंजरी का कारण बन सकता है। तो इस कारण से अगर हम स्ट्रेंथ एबिलिटी या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें स्ट्रेंथ यूज़ हो रहा है, तो उसको हम बराबर पहले सिस्टमेटिक ट्रेनिंग करें, उसके बाद ही हम उसको परफॉर्म करें। तो स्ट्रेंथ अगेन इज ऑफ टू टाइप्स. Number one, static strength, and number two, dynamic strength. So static strength, it is also known as isometric strength. It is the ability to act against resistance from single or one position. For example, arm wrestling, powerlifting, pushing ball, etc. Dynamic strength, it is also known as isotonic strength. It is related to movement. This is also of three types. Number one, maximum strength. It is the ability to act against maximum resistance. It is the quality of muscles to contract forcefully, also known as power. It is more required in weightlifting, throwing, wrestling, etc. It can be measured by throw attempts and power lifting. Second है explosive strength. It is the ability to overcome resistance with high speed. It is the combination of strength and speed. In simple words, it is the ability of muscles to perform forceful movement at quickest possible time. It is generally required in jumping activities and also in those games and sports where very fast and powerful responses are required. This strength can be measured by dynamometer or by jump, chinning, etc. Third point, strength endurance. It is the combination of strength and endurance ability. It is defined as the ability to overcome resistance under fatigue condition. This quality enables a person to sustain localized muscles group for extended period of time. It is commonly required for long distance races, swimming, road cycling and mountaineering etc. And this strength endurance can be measured through chin-up test. Next component, speed. Speed is the ability to perform a movement quickly, or speed is the ability to perform movement at faster rate. अगर हम देखेंगे तो कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं जो कि मूवमेंट से रिलेटेड और विथ फास्टर रेट, तो उसको हम स्पीड बोल सकते हैं. इट इज़ एन one of the important component of for sprint and also required for fast response skills in games and sports. So speed is of four types. Number one, reaction time. Number two, acceleration. Number three, speed of movement. And last number four, locomotor ability. ये चारों पॉइंट्स को समझाने से पहले मैं अगर ये बोलूँगा कि आप इमेजिन करिए कि आप 100 मीटर रेस कर रहे हैं और पोजीशन लेके रखे हैं. तो जैसे ही आप सिग्नल लेते हैं, सिग्नल मिलता है आपको, तो जो मूवमेंट आप लेते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, कैसे ही अपनी पूरी ताकत लगाकर स्टार्ट करते हैं, सो उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम. इट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिस्पॉन्स इमीडिएटली आफ्टर द स्टिमुलस. जैसे सिग्नल मिलता है, हमारा जो बॉडी वो रिएक्ट करता है, उसके बाद जब आगे मूवमेंट करते हैं तो एक्सेलरेशन. इट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड. हम कोशिश ये करते हैं कि उस टारगेट को जल्द से जल्द हम अपनी स्पीड से और अपनी एबिलिटी से क्या कर सकें, उसको कवर कर सकें. उसके बाद जब लास्ट 25 मीटर्स जब बचता है, तो हमारा जो मूवमेंट होता है और फास्ट हम कोशिश करते हैं, जितने हमारे अंदर लंग्स में जितने भी स्टोर्ड एनर्जी होती है, ऑक्सीजन होता है, हम क्या करते हैं उसको यूटिलाइज कर लेते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड स्पीड ऑफ मूवमेंट.
It is the quickness of complete action or movement. एंड लास्ट जो होता है वो लोकोमोटर एबिलिटी. इट इज़ द एबिलिटी टू मूव फास्ट विथ चेंज डायरेक्शन और द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम place to place. So these are the types of speed. Next, we see endurance. Endurance is the ability of hearts and lungs to provide energy for the working muscles over a period of time. We can say endurance is the ability to sustain or continue activity. It is the ability to resist fatigue. It is one of the important components for middle or long distance races, and it is required for almost all major games like football, hockey, basketball, handball, etc. So endurance is also two types. If we see, number one, short term or an aerobic endurance. These components of endurance is helpful to perform activity for longer duration with fast speed. This is the endurance where the anaerobic type of activity is done. This endurance is for shorter duration and also known as muscular endurance, as activity is performed in absence of oxygen with the help of stored energy in muscles glycogen. It produces a lots of fatigue and tiredness as it causes ऑक्सीजन डेप्ट. जब हमारे बॉडी की क्षमता नहीं रहती, हम हमारे अंदर का जो ऑक्सीजन हम उसको यूज़ करते हैं, थकान महसूस होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है. और जब हम उस एक्टिविटी को फिनिश करने के लिए जब पूरी ताकत लगा देते हैं, अंदर की जो जितनी भी एनर्जी है, ऑक्सीजन है, उसको यूटिलाइज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म और एनाएरोबिक एंडोरेंस. और ये लगभग हर गेम्स में रहता है, लाइक टेनिस हो गया, बैडमिंटन, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सेकेंड टॉपिक, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग टर्म और aerobic endurance. This endurance is helpful when the activity is done for longer duration and the intensity of or speed is slower. It is in fact the combination of circulatory with respiratory system which provides continuous energy for workout. ये जो लॉन्ग टर्म एंडोरेंस होता है वो लंबी दूरी के लिए होता है, जिससे हमको सफिशेंट ऑक्सीजन मिलता है उसको परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, route cycling, cross country, football, etc. etc. So these are the part of endurance. Next topic, flexibility. It is the range of movement around a joint. It is the ability of joint to move in maximum range. Flexibility varies from joint to joint due to its structure surrounding adjoining ligament, tendons and muscles. Flexibility is also of two types. Number one, passive flexibility. It is the flexibility of joint to move in maximum range with external forces or external help. For example, stretching with partner. Number two, active flexibility. It is performed without external help or self movement of a part to maximum range. So these are called flexibility. Next topic, coordination. The ability to use senses or body parts to perform motor skills fluently and accurately. It is the ability of the body to perform movement with perfection and efficiency. It is the ability of
the human body to change direction quickly and effectively. If you see, changing movement and direction in shortest time without getting unbalanced. Coordinative ability are the proper combination of strength, endurance, speed, and flexibility during movements. It is mainly neuromuscular coordination that depends upon central nervous system, and this coordinative ability is required for almost every games. This is a part of agility which changes direction at pace. Cognitive ability or agility are of different types. If we see, number one, adaptive ability, balance ability, combinatory or coupling activity ability, kinesthetic ability, rhythm ability, orientation ability. So adaptive ability is the ability that enables modification of motor activity on the basis of comparison and anticipation of new or changing condition while performing activity. कोई भी गेम को अडेप्ट कर लेता है, मॉडिफाइड करता है हमारे स्किल्स को और मोटर एक्टिविटी को ऑन द बेसिस ऑफ different actions while performing activity. Second है balance ability to keep body or its parts in relatively stable position. Third, combinatory or coupling activity is the combination while doing certain movement like between hands and eyes, feet and eyes, etc. etc. Next topic, kinesthetic ability is the ability to realize kinesthetic and dynamic features of movement. In this, learning through physical hands and body movements, etc. Next, rhythm ability. It is the ability that enables to grasp motor movement and expresses that movement in very coordinated way with graceful action. The last, orientation ability. It is the practice of coordinative exercise to respond a complex movement and activities. It is the ability to analyze and change the position of the body. So these are the cognitive abilities under components of physical fitness.